इसमें हाईएस्ट कितने हैं, कितने थे हाईएस्ट इसमें? 90 ना? 80 से ऊपर 5-6 बच्चों के आए हैं इसमें। देखो उधर, पहला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन कंटेन्स 0.34% आयरन बाय मास। ये कब का पेपर है? ये 26 जुलाई 2022 का, मेंस का। सही ना, इवनिंग शिफ्ट है। हीमोग्लोबिन कंटेन्स 0.34% आयरन बाय मास। नंबर ऑफ आयरन एटम्स इन 3.3 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इज। तो 3.3 ग्राम हीमोग्लोबिन है, 3.3 का 0.34%, ये हो गया आयरन। ये आयरन का मास आ जाएगा यहाँ से, ये आयरन का मास आ गया। तो अब 56 ग्राम आयरन के अंदर एन नॉट एटम्स है आयरन के। तो इतने ग्राम में 0.34 इंटू 3.3/100, इतने ग्राम में कितने हो जाएंगे? ये कितना आ जाएगा, डायरेक्ट निकाल लो उसको तो। 3.3/100 इंटू 0.34, कितना आ रहा है ये? 3.3 इंटू 0.33, इसका 0.11 हो जाएगा। 1/3, 1.1 इंटू 10⁻², ये अप्रोक्सीमेटली 1.1 इंटू 10⁻² आ जाएगा इसमें। तो एन नॉट बाय 56 इंटू 1.1 इंटू 10⁻², कुछ ही आएगा। तो आंसर 10⁻16 हो नहीं सकता, 22 नहीं हो सकता लास्ट में, 25 यही आंसर होगा। इसमें कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। सी आंसर एक बार चेक करना जल्दी से। यस सर। सी आंसर बहुत इजी कैलकुलेशन, पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है इसमें, ऑप्शन जरूर देखा करो पहले। पूरी कैलकुलेशन करोगे तो थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोलन करेक्टर। तो ये बताइए तुम्हें, एफ तो कैल्शियम सब में कॉमन है, एफ सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, यानी ट्रांसफर एफ के सबसे जल्दी होगा। फिजांस रूल भी लगा सकते हो। नहीं तो आंसर आ गया सीधा इसमें, सबसे ज्यादा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोलन करेक्टर है, सबसे ज्यादा कोलेंट होगा CaI2। डी सबसे ज्यादा कोलेंट, DCBA बी ऑप्शन है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, क्लास 12 स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू प्रिपेयर 1 लीटर ऑफ बफर सॉल्यूशन ऑफ पीएच 8.26। पीएच 8.26 बफर सॉल्यूशन है, पीएच 8.26 है। By the chemistry teacher, the amount of ammonium chloride to be dissolved by the student is 0.2 molar. By the student is in 0.2 molar, in 0.2 molar ammonia, 0.2 molar ammonia दे रखा है। Solution to make 1 liter of buffer is given pkb इतना है। मोलर मास ये तो चलो जरूरत ही नहीं हुई। तो इसमें बफर सॉल्यूशन है, बेसिक बफर वाली। तो पीओएच इक्वल टू लग जाएगा पीकेबी प्लस लॉग ऑफ एमोनियम क्लोराइड, सॉल्ट लगा दो, अपॉन में बेस, बेस है 0.2, सॉल्ट अपॉन बेस डायरेक्ट लगा दो फॉर्मूला। पीओएच आ जाएगा 5.74 ना, कैलकुलेशन देखते रहना एक बार। पीके भी दे रखा है 4.74 प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट का कंसेंट्रेशन या मोल्स, क्योंकि 1 लीटर सोल्यूशन है, बेस है 0.2, 5.74 माइनस 4.74, ये आ गया सीधा 1। 1 यानी log 10, log 10 यानी ये पूरा खत्म। सॉल्ट आ गया 0.2 मोल्स, 0.2 इंटू 10, 2 मोल्स आ गए ना सीधा। log 10, log से log कैंसिल हो गया, 2 मोल आ गए। 2 मोल ही आंसर क्या एक बार? 2 मोल यानी, और वेट पूछा ना, द अमाउंट ऑफ अमोनियम क्लोराइड। हाँ, तो अमाउंट ऑफ अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड का वेट कितना आता है? NH4 18, 18 और 35, 53.5 का डबल। यही है 107 के आंसर, एक बार चेक करना, सी ऑप्शन है। यस सर। आंसर चेक करते रहना जरूर। नेक्स्ट, एट 30, ये इजी क्वेश्चन है अभी तक। एट 30 डिग्री सेल्सियस द हाफ लाइफ फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ AB2 इज 200 सेकेंड्स एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। AB2 की वाली रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, क्योंकि इसमें लिखा है इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन है। हाफ लाइफ होता है 0.693/K, वो इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल कंसंट्रेशन के। टाइम रिक्वायर्ड फॉर 80% ऑफ AB2 टू डिकम्पोज, 80% AB2 डिकम्पोज कर गया है, तो बचा कितना? टाइम निकालना है। T इज टू 2.303/K, लॉग ऑफ 80% डिकम्पोज कर गया, बचा कितना? 20%, लॉग ऑफ 100/20 आएगा। और K की वैल्यू निकाल लेंगे, K की वैल्यू निकल जाएगी 200 सेकेंड हाफ लाइफ है, हाफ लाइफ से निकल जाएगी वैल्यू। तो 2.303 अपॉन में 0.693 डिवाइड बाय टी हाफ, टी हाफ कितना है? 200, 200 लॉग ऑफ
5 आ जाएगा। log 5 होता है 0.7, log 5 0.7। ये अगर मैं डायरेक्ट ऑप्शन देखते हैं पहले, 200 323 डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो 0.693 को मैं 0.7 से कैंसिल कर रहा हूँ, ये भी वैसे 0.699 ही होता है, इसे कैंसिल कर दिया, तो ये तो डायरेक्ट आंसर आ रहा है इससे। 200 से कितना आ जाएगा आंसर? 230 का डबल, 460, 460 के आसपास आंसर है ये। सी सी आंसर, एक बार चेक करना। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन, अच्छा असर्शन और रीजन दे रखा है। फाइनेस्ट गोल्ड इज रेड इन कलर। अब ये कुछ मिक्स करके है ना, सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, सरफेस केमिस्ट्री का, और रीड करोगे ना स्टेटमेंट, उसे लगेगा कि हाँ करेक्ट है स्टेटमेंट। फाइनेस्ट गोल्ड इज रेड इन कलर, एज द साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इंक्रीजेस इट अपीयर्स पर्पल, देन ब्लू, एंड देन फाइनली गोल्ड, एंड देन फाइनली गोल्ड, ये कलर दे दिया इसने। उसका कलर ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स, कोलाइडल सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट स्कैटर्ड बाय द डिस्पर्ज पार्टिकल। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, टिंडाल इफेक्ट से रिलेटेड है ये, सही ना, टिंडाल इफेक्ट से रिलेटेड है ये पूरा। तो दोनों की स्टेटमेंट करेक्ट है। जितना पार्टिकल का साइज बड़ा होगा, जितना 10 से 10,000 आर्मस्ट्रॉन्ग होता है साइज, 10 से 10,000 आर्मस्ट्रॉन्ग होता है कोलाइडल पार्टिकल का साइज, जितना 10,000 के क्लोज होगा, लाइट को उतना ज्यादा स्कैटर, लाइट जाएगी ना यहाँ से, ये तुमने पढ़ा भी होगा छोटी क्लासेस में, लाइट उतनी ज्यादा यहाँ से, जैसे कोलाइडल पार्टिकल्स प्रेजेंट है ये, जितना बड़ा साइज होगा लाइट जाएगी यहाँ से, तो लाइट उतनी ज्यादा स्कैटर होगी यहाँ पे, जितना बड़ा पार्टिकल साइज होगा, और उसके अकॉर्डिंग हमारा कलर वेरी करेगा, उसके अकॉर्डिंग कलर वेरी करेगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी ए एंड आर, टू एंड आर तो करेक्ट है, इसका ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ये, सिक्स्थ क्वेश्चन, नीचे नीचे करो। द मेटल दैट हैज वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट एंड इट्स पीरियोडिक पोजीशन इज क्लोजर टू मेटलॉइड इज, ये तुम्हें याद होगा, बोरोन फैमिली, पी ब्लॉक का है, 11th क्लास, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, याद आया कि नहीं? गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट बहुत बहुत लो, 2090 रूम टेम्परेचर के बहुत क्लोज। मैंने एग्जांपल दिया हुआ था ताकि तुम्हें याद रहे, मैजिशियन यूज करते थे इसको, स्पून लेते थे इसकी, गैलियम की स्पून ली, गर्म पानी में डाला, स्पून गायब। तो ये इस तरह से यूज भी करते थे, याद याद आया कि नहीं? और ये हाई टेम्परेचर थर्मोमेट्री में यूज करते हैं इसको, रीजन इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम, मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम, लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा, लगभग 2400 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बहुत ज्यादा, इससे हाई टेम्परेचर थर्मोमेट्री में यूज होता था ये। तो गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होगा, है ना, मेटेलिक बॉन्ड नीचे आने पर वीक हो रहे हैं। उसके बाद जेड इफेक्टिव बढ़ता है, तो कुछ मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, इंडियम और थैलियम के लिए मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो इसलिए आंसर इसका आ जाएगा, ये क्वेश्चन हमारा, ये पी ब्लॉक का है क्वेश्चन, 11th क्लास। द मेटल दैट इज नॉट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट सल्फाइड ओर, एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट होता है Al2O3 से, बॉक्साइट ओर से। आयरन होता है Fe2O3 हेमाटाइट, Fe3O4 मैग्नेटाइट, याद करने हैं सारे और के नाम, FeS2 आयरन पायराइट्स, तो इसमें भी सल्फाइड और आता है। लेड PbS गैलिना से। जिंक जेडनेस जिंक ब्लेंडे या स्पेलेराइट से, तो इसका सल्फाइड और इसका सल्फाइड और इसका भी सल्फाइड और पॉसिबल है। बचा कौन सा? एल्यूमिनियम वाला Al2O3, इसमें सल्फाइड और नहीं होता। नाइन्थ क्वेश्चन, इसका नाइन्थ क्वेश्चन, द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड एसिडिफाइड, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें तो सोचने की जरूरत नहीं है। H2O2 प्लस KMnO4 एसिडिफाइड है, एसिडिफाइड KMnO4 किस में जाएगा? Mn2 प्लस में, और H2O2 किस में जाएगा? O2 में। प्रोडक्ट्स पूछे हैं इसने, प्रोडक्ट पूछे Mn2 प्लस और O2 होना चाहिए जरूर, Mn2 प्लस O2 प्रोडक्ट, तो Mn2 प्लस और O2 ये रहा, डी ऑप्शन आ जाएगा, सही ना, Mn2 प्लस और O2 जरूर होना चाहिए, वाटर बाय प्रोडक्ट में आएगा, तो Mn2 प्लस H2 और O2 ये आ जाएगा। फिर गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, असर्शन रीजन, LiF इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, LiF स्पेरिंगली सॉल्युबल वाटर के अंदर होता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये, क्योंकि LiF के अंदर ना लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, Li प्लस छोटा साइज, F माइनस छोटा साइज, बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग, लैटिस एनर्जी इसकी बहुत ज्यादा होगी, इसका लैटिस ब्रेक नहीं होगा पानी के अंदर आसानी से। ये एक ऐसा कंपाउंड है जो पोलर एप्रोटिक, जैसे एसीटोन के अंदर भी कम सॉल्युबल है और पानी के अंदर भी कम सॉल्युबल है। ये सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है, एस ब्लॉक का क्वेश्चन है, 11th क्लास। द आयनिक रेडियस ऑफ Li प्लस आयन इज स्मॉलेस्ट अमंग द ग्रुप मेंबर, ये भी सही है। हेंस हैज लीस्ट हाइड्रेशन एनर्जी, ये एंगल बोल दी इसने, अगर साइज छोटा आयन का तो हाइड्रेशन एनर्जी तो ज्यादा होती है ना, और लिथियम आयन की वैसे भी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, जिसकी वजह से ये पूरे प्रोडक्ट में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है लिथियम। तो इसे ये सेकंड स्टेटमेंट गलत है, पहली सही है,
दूसरी गलत है। तो इसमें आ जाएगा ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, सी आंसर आ जाएगा। 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज, फिर बोरिक एसिड इज ए वीक एसिड। बोरिक एसिड इन जनरल वीक एसिड है, H3BO3 इज ए वीक एसिड, सही है। ये अपना H प्लस आसानी से रिलीज नहीं करता, इसमें पानी की हेल्प से रिलीज करता है। पानी में डालेंगे इसको तो जाके ये पानी से OH आयंस को एक्सेप्ट करेगा, BOH4 नेगेटिव, और प्लस H प्लस तब रिलीज करता है, सही ना, तब ये H प्लस अपने रिलीज करेगा। तो उसके बाद क्या है, बोरिक एसिड इज नॉट एबल टू रिलीज H प्लस आयंस ऑन इट्स ओन, बिल्कुल सही है। इट रिसीव्स, हाँ यही ना, इट रिसीव्स OH आयंस फ्रॉम वाटर एंड रिलीजेस H प्लस आयंस, तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है बिल्कुल, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी मान सकते हैं इसको। बोथ ए आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए आंसर आ जाएगा। 11th क्वेश्चन, द मेटल कॉम्प्लेक्स दैट इज डायमैग्नेटिक, एटॉम नंबर दे रखा है डायमैग्नेटिक, निशा ऊपर करो जरा। इज, तो K3CuCN4, इसमें कॉपर 3 + X - 4, कॉपर की शेड +1 आ रही है, +1 है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, बैक पेयरिंग होगी, डायमैग्नेटिक, यही होना चाहिए आंसर वैसे तो, फिर भी आगे देख लेते हैं। ऑप्शन जरूर सारे देखना जरूर। K2CuCN4 में कॉपर 2+ है, तो कभी भी नहीं होता डायमैग्नेटिक। K3FeCN4 है, K3FeCN4, तो इसमें Fe की स्टेट क्या आ रही है, +1, +1 वाला डायमैग्नेटिक नहीं होता। और K4FeCl6, इसमें तो वीक फील्ड लिगेंड है, आयरन की स्टेट आ रही है +2, तो बैक पेयरिंग नहीं होगी, ये भी डायमैग्नेटिक नहीं होता, तो आंसर ए होना चाहिए इसका। 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ प्रेजेंट होते हैं, डोमेस्टिक सीवेज के अंदर, ए का सेकंड। प्लांट न्यूट्रिएंट्स ये कहाँ पे होंगे, फर्टिलाइजर्स के अंदर, बी का थर्ड। टॉक्सिक हैवी मेटल्स, हैवी मेटल्स कहाँ मिलेंगे, केमिकल फैक्ट्री में। फिर सेडिमेंट, सेडिमेंट तुम्हें पता ही है, जो नीचे बैठ जाता है, सॉइल वगैरह है ना, सॉइल सैंड वगैरह जो नीचे बैठ जाता है, इंप्योरिटीज वगैरह, सेडिमेंट वो कहाँ मिलेंगे, जब माइनिंग करते हैं, माइनिंग के समय। तो इसलिए ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से रिलेटेड है। तो इसका ए का सेकंड, बी का थर्ड, ए का सेकंड, बी का थर्ड, ये आ रहा ऑप्शन ए में, ए आंसर आ जाएगा। द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ऑर्डर फंक्शन ऑफ, देखो मैंने तुम्हें बोला था ना, इसका ये तुम्हें होमवर्क में डेली करवा रहा हूं मैं, ये करके आना तुम्हें। अमीन सॉल्ट, अमीन सॉल्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड एस्टर, एसिड क्लोराइड, एसिडमाइड, नाइट्राइल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, एल्कोहल, फिनॉल, थायोल्स, अमीन्स, ईथर, ये तुम्हें रटा होना चाहिए हमेशा। डेली बोलो, जिसने याद नहीं किया उसको डेली बोलो, एक एक बार, 5 5 बार, 6 6 बार, जो भी है, थोड़े दिन तक बोलोगे डेली, तो तुम्हें याद हो जाएगा फिर ये। तो इसमें अब आंसर कहाँ पे है इसका, सल्फोनिक एसिड, यहाँ तो गलती हो गया इधर, एसिड क्लोराइड और एसिडमाइड उल्टा हो गया। सल्फोनिक एसिड, एसिड क्लोराइड, एसिडमाइड, यही होगा आंसर, बी होगा आंसर इसका। चलिए बी आंसर आएगा, चेक कर लेने एक बार। फिर 14th क्वेश्चन, विच द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ बेंजीनॉइड कंपाउंड, बेंजीन रिंग्स होनी चाहिए। बेंजीनॉइड कंपाउंड मतलब क्या होना चाहिए, बेंजीन रिंग्स, एक बार निष्ठा करो। देखो, अब बेंजीन रिंग्स, बेंजीन रिंग नॉट ए बेंजीनॉइड कंपाउंड है ना, नॉट ए बेंजीन, तो इसमें बेंजीन रिंग है, इसमें बेंजीन रिंग है, बी में दिख रहा है तुम्हें बेंजीनॉइड कंपाउंड, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा बेंजीनॉइड कंपाउंड, सही ना, इसमें एरोमेटिसिटी वगैरह है ना सर, इसमें एरोमेटिसिटी तो है, 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं इसमें ना, टू, 1 2 3 4 5 6, ये भी डाउट में है ए, इसमें भी ना आ नहीं रही है एरोमेटिसिटी, इसका ए आंसर भी होना चाहिए। बी तो कंफर्म है, इसका आंसर क्या दे रखा है, बी। बी दे रखा है, चलो ए भी डाउट में है इसका, बी तो है कंफर्म कि उसमें बेंजीन है ही नहीं, बेंजीनोइड कंपाउंड। हाइड्रोलिसिस ऑफ विच कंपाउंड विल गिव कार्बोलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड क्या होता है, फिनॉल, कार्बिनॉल होता है मिथेनॉल, तो क्यूमीन का अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं, ध्यान है कि नहीं, क्यूमीन का हाइड्रोलिसिस ऑफ विच कंपाउंड विल गिव कार्बोलिक एसिड, हाइड्रोलिसिस बोला है इसने, क्यूमीन में तो पहले एरियल ऑक्सीडेशन करते हैं, फिर डाइल्यूट एसिड डालते हैं, है ना, तो इसलिए ये ऑप्शन ज्यादा, ये करेक्ट नहीं होगा। बी बेंजीन, बीडीसी में अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं, बीडीसी बेंजीन के ऊपर N2Cl H2H+ डालते हैं तो फिनॉल मिलता है, ये तो करेक्ट है।
बेंजल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड में अगर हाइड डिस्कस करेंगे तो क्या मिलेगा? बेंजल क्लोराइड, बेंजीन के ऊपर CH Cl2 तो मिल जाएगा। दोनों OH आएंगे, वाटर बाहर निकल जाएगा, CHO बेंजल हाइड मिलेगा। फिर इथाइलिन ग्लाइकोल कीटल, इससे तो मिलेगा नहीं, इथाइलिन ग्लाइकोल का कीटल है, इससे नहीं मिलेगा, है ना, कुछ इस फॉर्म में कह रहा है ये ऐसे चल रहा है कंपाउंड, और इसमें फिनॉल के चांसेस तो नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट है 16th, कंसिडर द above reaction and predict the major product। ये देखो डिवालाइज डाला हुआ है, डिवालाइज डाला तो एस्टर को टच करेगा, एस्टर का क्या बना देगा? CHO, ये पार्ट हट जाएगा और CHO आ जाएगा, तो इसमें सिर्फ बाकी एज इट इज रहेगा CH2 CH2 CHO CH2 CH2, यही आंसर है, ए है ना आंसर इसका। बस तुम ये ध्यान, जब भी इसका क्वेश्चन Yes. आएगा ना तो CN को CHO में करना, डिवालाइज और H2 से, और COOR से भी CHO बनाना, यही आना है, क्योंकि एनसीईआरटी में यही दे रखा है, अदरवाइज मैंने तुम्हें डिटेल में पढ़ा रखा है, इसमें लैक्टम्स वगैरह सब पढ़ा रखा है इसके अंदर, तो करना है उसको। अभी ये दो जरूर याद रहने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, द करेक्ट सीक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ, देखो 17th क्वेश्चन, द करेक्ट सीक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ द रिएजेंट्स फॉर द गिवन रिएक्शन इज, NO2 है और NH2 है, NO2 था NH2 था, यहाँ पे I आ गया, यहाँ पे OH आ गया, एक जगह I एक जगह OH। तो तुम देखो इसमें, मान लो ये ऑप्शन से डाल के तुम्हें करना पड़ेगा इसको, सही ना, ऑप्शन डाल के करना पड़ेगा। पहले HNO2 FeH प्लस है, HNO2 FeH प्लस, HNO2 डालोगे तो HNO2 से N2Cl बन गया, फिर FeH प्लस से ये भी NH2 बन गया, ये भी NH2 बन गया, ये तुम्हें लिख के देखना पड़ेगा एक बार, और उसके बाद ये म्यूट कर लेंगे। चलो नेक्स्ट है HNO2 से ये N2 प्लस बन गया, NO2 FeH प्लस से ये भी NH2 बन गया, HNO2 से फिर ये N2 प्लस बन गया, दोनों N2 प्लस बन गए, दोनों के फॉर्म करेंगे तो दोनों आई कन्वर्ट हो जाएंगे, तो ये ऑप्शन नहीं है सही। देखो HNO2 है तो HNO2 से NH2 का, एक मिनट पहले इसको हटा दूं मैं, HNO2 से NH2 का N2 प्लस बन गया, N2 प्लस बन गया, के के साथ ये आई बन गया, आई आ गया यहाँ पे, फिर FeH प्लस से ये NH2 बन गया, और HNO2 डालेंगे N2 प्लस बन जाएगा यही, और N2 प्लस H2 के फॉर्म करेंगे तो OH बन जाएगा, तो ये ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए बी, बाकी तुम खुद ट्राई करना, सी ऑप्शन खुद ट्राई करना, बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर इज कैरिड आउट बाय हीटिंग ए मिक्सचर ऑफ, वल्कनाइजेशन, रबड़ जैसे रबड़ होता है ना, रबड़ बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है, टैकी होता है, और पानी को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, कोई भी केमिकली एक्टिव जो रेजेंट्स कंपाउंड्स होते हैं वो उस पे रबड़ पे आसानी से अटैक कर सकते हैं, तो इसलिए रबड़ को हम एज इट इज यूज नहीं कर सकते हैं। तो रबड़ रबड़ के ऊपर एक्सीडेंटली चार्ल्स गुडियर से क्या गिर गया था? सल्फर, और सल्फर गिरते ही उसने चेक किया कि अब रबड़ हार्ड हो गया है, और अब उतना अब हाथों में चिपक नहीं रहा है, हाथों पे टैकी नहीं है अभी, और इसको अब इसकी क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी बढ़ गई है, और अब ये टूट नहीं रहा, गिरने पर टूट नहीं रहा है, ब्रिटल नहीं है अभी, तो इसलिए सल्फर होना चाहिए साथ में, और रबड़ होता है हमारा आइसोप्रीन, आइसोप्रीन के साथ सल्फर, सल्फर आना चाहिए, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? आइसोप्रीन एंड सल्फर, ये रहा सी आंसर आएगा, क्योंकि नियोप्रीन तो ऑलरेडी रबड़ है ये भी, लेकिन सिंथेटिक रबड़ है, ये तो वैसे ही अच्छा रबड़ होता है, तो जैसे जैसे सल्फर का अमाउंट बढ़ाते जाओगे हार्डनेस बढ़ जाएगी। 5% सल्फर है तो टायर बनाने का काम आता है, 20% सल्फर है बैटरी के केसेस, 25% सल्फर है तो एबेनॉइड की रॉड बनाने के काम आता है, इस तरह से सल्फर का अमाउंट बढ़ता जाएगा, रबड़ की हार्डनेस बढ़ जाएगी, क्वालिटी और ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन, एनिमल स्टार्च इज द अदर नेम ऑफ, ये तो पता होगा तुम्हें, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन एनिमल स्टार्च होता है, एमाइलोज वाले पेक्टिन क्या है? प्लांट स्टार्च। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन वन अच्छा असर्शन रीजनिंग है, फिर फिनोप्थलीन इज ए पीएच डिपेंडेंट इंडिकेटर, सही है, remains colorless in acidic solution and gives pink color in basic solution। देखो फिनोप्थलीन ये रहा, डिटेल बता के और के अंदर, ये कलरलेस होता है, टूटेगा, पीएच माइनस और H प्लस, पिंक कलर, ये पिंक कलर का, ये पिंक कलर का, फिनोप्थलीन ये पीएच सही है, रिमेन्स कलरलेस इन एसिडिक मीडियम, अगर एसिडिक मीडियम होगा तो रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड, कलरलेस हो जाएगा ये मीडियम एसिडिक है तो, एंड गिव्स पिंक कलर इन बेसिक सॉल्यूशन, अगर बेसिक सॉल्यूशन होगी तो ओचाइंस होंगे, ओचाइंस इस H प्लस को खत्म कर देंगे, तो रिएक्शन ली चैटलेट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग फॉरवर्ड जाएगी, कलर पिंक आएगा, तो स्टेटमेंट करेक्ट है ये। उसके फिनोप्थलीन इज ए वीक एसिड
Phenolphthalein is a weak acid, does not dissociate in basic medium. यहाँ पे गलत हो गया है। Phenolphthalein बेसिक मीडियम में तो डिसोसिएट करेगा ना, बेसिक मीडियम में H प्लस आयंस खत्म, तो ये टूट करके आगे जाएगा, तो ये लाइन गलत हो गई। डज नॉट डिसोसिएट इन बेसिक मीडियम, ये लाइन गलत हो गई, ये तो डिसोसिएट करेगा। तो ए करेक्ट है और आर क्या है, फॉल्स। ए करेक्ट, आर ये रहा, सी आंसर है। एक बार यहाँ से चेक कर लो। अब स्टार्ट करेंगे क्या कहते हैं अगला जो है इंपॉर्टेंट वाला, इंटीजर टाइप में। देखो देखो, पहला क्वेश्चन, एट टेन का नीचे देखना, अगर स्पेस है कहीं पे क्या, हल्का सा ऊपर नीचे करके, नीचे तो नहीं है, ऊपर करो, थोड़ा ऊपर कर लो, चलो रहने दो, ऐसे ही रहने दो, छोड़ो। A 10 gram mixture of hydrogen and helium is contained in a vessel of capacity इतना at 6 bar and 27 degree Celsius. The mass of helium in the mixture is डायरेक्ट क्वेश्चन है, स्टेट्स ऑफ मैटर का किसी का भी मान सकते हो, जनरल क्वेश्चन है वैसे तो। 10 ग्राम मिक्सचर हाइड्रोजन और हीलियम का है, प्रेशर दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, पीयूटी नाटी लगाएंगे, यूनिट का ध्यान रखेंगे। प्रेशर कितना है, 6 बार, 6 बार प्रेशर, और ये मीटर क्यूब में दे रखा है, तो बार को पहले हम कर लेंगे पास्कल में, ताकि मीटर क्यूब यूज कर सकें एज इट इज। एक 1 बार होता है 10⁵ पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारा 6 बार है ना, तो 6 × 10⁵ हो जाएगा। वॉल्यूम दे रखा है 0.0125, 0.0125 मीटर क्यूब में। नंबर ऑफ मोल्स 10 ग्राम है, 10 ग्राम दोनों का मिक्सचर है, नंबर ऑफ मोल्स टोटल निकाल लेते हैं पहले। आर हमारा 8.3 होगा, दे रखा है ये 8.3, और टी एन आर टी है 300, तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। क्या निकाला किसी ने, कितने मोल्स आए हैं, जो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, ये 10 ग्राम मिक्सचर था, एक्स ग्राम ये मान लिया, 10 माइनस एक्स ये मान लिया, तो एक्स अपन में, हाँ कुछ बोला किसी ने, एक्स बाय हाइड्रोजन 2, 3 मोल आ रहे हैं, चलो यहां से एन नंबर मोल्स आ गए 3, तो x/2 प्लस 10 - x/ हीलियम 4, दिस इज इक्वल टू 3। क्या क्लियर है, यस सर। सॉल्व करने में कितना आंसर आया है, 8 आ गया था। 8, चलो देख लेना, 8 आंसर आ जाएगा पहले का, ज्यादा टफ कैलकुलेशन नहीं होगी इसमें, कर लेना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर एन इमेजिनरी आयन 4822x3 - कोई भी, ये है 3 - और इसमें न्यूक्लियस कंटेन्स a% मोर न्यूट्रॉन्स देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, a% मोर न्यूट्रॉन्स देन इलेक्ट्रॉन्स इन द आयन, वैल्यू ऑफ ए इज, तो इसमें अगर मैं न्यूट्रॉन्स निकालूं, न्यूट्रॉन्स कितने हैं इसमें, 48 - 22, 26, 26 न्यूट्रॉन्स है इसके अंदर, और इलेक्ट्रॉन्स है 22 और 3 25, 25 इसमें इलेक्ट्रॉन्स है, तो न्यूट्रॉन्स कितने ज्यादा हो गए, 26 - 25 डिवाइड बाय, इलेक्ट्रॉन से कंपेयर करना है तो बाय में 25, 1/25 यानी 0.04, 0.04 निकालना क्या है, परसेंटेज निकालनी तो 4 आ जाएगा, 4 आंसर है क्या इसका। यस। यस सर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, H2F2 एरो H2 प्लस F2 डेल्टा यू दे रखा -59.6 किलो जूल पर मोल में एट 27 डिग्री सेल्सियस, द एंथैल्पी चेंज फॉर द अबव रिएक्शन इज, माइनस में निकालना है एंथैल्पी चेंज, तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, डेल्टा H इज डेल्टा E प्लस डेल्टा एनजी आर टी, या डेल्टा U प्लस डेल्टा एनजी आर टी, एंथैल्पी चेंज निकालना है। डेल्टा U दे रखा है तुम्हें, डेल्टा U -59.6 है, किलो जूल में है। डेल्टा एनजी की वैल्यू, 2 गैस यहाँ पे, 1 गैस यहाँ पे, 1 हो गया। आर की वैल्यू 8.314, और टी की वैल्यू 300 है, 300 डिवाइड बाय किलो जूल में करना है तो 22,000, तो डायरेक्ट इसमें अगर देखें तो 300 से ये 8, ये 0.3 हो गया, 8 इंटू 0.3, 2.4, 2.4 इसमें माइनस में ऐड करेंगे, 57 के आसपास आंसर होगा। एक बार चेक, कितना आंसर है, कितना है ये नियरेस्ट इंटीजर, नहीं पता है, 57 आया था।
चलो देख लेना, वो देख लेना तुम एक बार, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये भी। द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर 1 मोल solution of non-volatile solute A is 3 Kelvin. The depression in freezing point for 2 मोल solution of A in the same solvent is 6 Kelvin. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी दे रखा है, डेल्टा टीवी भी दे रखा है, और केबी केएफ दे रखे हैं। नहीं, रेशियो पूछा हुआ है केबी और केएफ का। तो डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केबी इंटू एम, बाय में डेल्टा टीएफ केएफ इंटू एम। सारी वैल्यूज तो दे रखी है इसमें। केबी बाय केएफ का रेशियो निकालना है। डेल्टा टीवी कितना है, एलिवेशन बॉइलिंग 3 केल्विन, 3। डेल्टा टीएफ कितना है, 6 केबी बाय केएफ। मोलैलिटी पहले देखिए 1, बाद में देखिए फ्रीजिंग पॉइंट के लिए डिप्रेशन 2 मोलल बाय 2 बाय 2। तो 1/2 1/2 कैंसिल हो, 1 आ रहा है आंसर इसका। Yes, sir. 1 आंसर आ गया। नेक्स्ट, फिर 20 मिलीलीटर ऑफ 0.02 मोलर हाइपो सोल्यूशन Na2H2O3 is used for the titration of 10 milliliter of copper sulfate solution in the presence of excess of Ki using starch as the indicator. Ki से ट्रीट कर रहे हैं हाइपो सोल्यूशन कॉपर फॉर द titration of copper sulfate in the presence of excess of Ki। देखो कॉपर सल्फेट प्लस Ki यानी I-, तो ये जाता है Cu2I2 के अंदर, प्लस SO4 नेगेटिव या Cu2I2 प्लस I- ऑक्सीडाइज हो गया I2 के अंदर, I- ऑक्सीडाइज हो गया I2 के अंदर। और उसके बाद क्या है, द मोलैलिटी ऑफ Cu2, और ये I2 को ट्रीट करेंगे फिर हाइपो से Na2H2O3 से, तो ये मिलता है NaI प्लस Na2H4O6। जिसने प्रैक्टिस की हुई है रेडॉक्स टाइट्रेशन की, उसके लिए बहुत इजी क्वेश्चन होगा, क्योंकि तुम्हें पता है यहाँ पे कॉपर सल्फेट कॉपर +2 से कॉपर +1 में जा रहा है, तो एन फैक्टर सीधा कितना आ जाएगा कॉपर सल्फेट का 1। और हाइपो सोल्यूशन का एन फैक्टर 1 होता ही है, तुम खुद करके निकालना। H2O3 2 नेगेटिव से H4O6 2 नेगेटिव, एन फैक्टर निकालना, इसका 1 आएगा। तो दोनों का एन फैक्टर 1 है, डायरेक्ट इक्वेट करो। मिलिक्यूलेंट्स ऑफ कॉपर सल्फेट, वो मिलिक्यूलेंट्स ऑफ I2 के इक्वल होंगे, और मिलिक्यूलेंट्स ऑफ I2 इक्वल किसके हैं, हाइपो सोल्यूशन के। तो मिलिक्यूलेंट्स ऑफ कॉपर सल्फेट जो मिलिक्यूलेंट ऑफ Na2H2O3 करना है। मिलिक्यूलेंट्स ऑफ कॉपर सल्फेट कितने हैं, 20 इंटू 0.02, सॉरी हाइपो के मिलिक्यूलेंट्स देखे 20 इंटू 0.02, 20 इंटू 0.02 इंटू एन फैक्टर 1। और मिलिक्वेंस ऑफ कॉपर सल्फेट वो 10 मिलीलीटर दे रखा है, मोलरिटी इसकी एम मान लो, एन फैक्टर 1 है, तो 10 से ये कैंसिल हो जाएगा, 0.02, ये 0.04 आ रहा है। 10⁻² में चाहिए 4 आंसर आ जाएगा। 4 है ना आंसर, एक अच्छा कर लेना। नेक्स्ट, नंबर ऑफ नॉन आयनाइजेबल प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट बी obtained from the following reaction। CH5OH plus PCl3, CH5Cl मिलेगा, साथ में मिलता है H3PO3, साथ में मिलेगा H3PO3। ये भी कराइए, 2 दिन पहले मैकेनिज्म कराया डिटेल में इसका, H3PO3। और ए में डाला PCl5, ए मिला जो है H3PO3, H3PO3 में डाला फिर PCl3 डाला तो भी मिला। यहाँ पे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, H3PO3 में PCl3 डाला, ये PCl5 की तरह डिहाइड्रेटिंग एजेंट का भी काम करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का भी काम करता है, इसलिए 2 H3PO3 मिलकर के ये ऐसे OH OH H प्लस डबल बॉन्ड, ये म्यूट कर लेंगे, OH H, वाटर बाहर निकलेगा ये, और मिलेगा ये क्या है, फॉस्फोरस एसिड। दो मिलके वाटर बाहर निकल रहा है, तो वो क्या बन जाएगा, हाइपो फॉस्फोरस एसिड, OH, ये O डबल बॉन्ड OH H, ये आंसर आ जाएगा पायरो फॉस्फोरस एसिड। तो नंबर ऑफ नॉन आइजेबल कितने हैं, प्रथम नॉन आइजेबल यस हाइड्रोजन सर। कितने हैं, म्यूट कर ले एक बार। नंबर ऑफ नॉन आइजेबल हाइड्रोजन कितने हैं, 2। एक ये वाला देख रहे हैं ना, नॉन आइजेबल, एक ये वाला और एक ये वाला, रिड्यूसिंग हाइड्रोजन कहते हैं इनको। तो 2 आंसर आ जाएगा इसका, नॉन आइजेबल हाइड्रोजन। नेक्स्ट, the spin only magnetic moment value of the compound with strongest oxidizing ability among MnF4 MnF3 एंड MnF2। देखो अगर बिना सोचे समझे करेंगे
तो आंसर डायरेक्ट आ गया MnF4 होना चाहिए। MnF4 से Mn+4 से +2 में जाएगा MnF, लेकिन अगर तुम्हें ध्यान हो ना, ई नोट ऑफ Mn3+ से Mn2+ की वैल्यू ये बहुत ज्यादा होती है। कितनी होती है? 1.57। और इससे ज्यादा किसकी थी? याद है इससे ज्यादा किसकी थी? कोबाल्ट। कोबाल्ट 3+ की, कोबाल्ट वो कितनी थी? 1.97। तो कोबाल्ट वाला तो ऑप्शन 1.97। है नहीं। हाँ, तो इसलिए सबसे अच्छा यही हो जाएगा, Mn+3 वाला। Mn+3 वाला। और स्पिन ओनली मैग्नेटिक पूछी है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी जिसकी है, तो वो MnF3 होगा। अगर MnF4 से चेक करते हो ना, यानी ई नॉट ऑफ Mn+4 से +2, तो ये वैल्यू 1.2 के आसपास ये भी है। लेकिन ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा होगा? Mn+3 वाला। तो +3 वाला आंसर आएगा। और आंसर Mn+3 यानी अनपेड होगा इसमें चार। चार अनपेड आएंगे, चार अनपेड आने 4.9, 4.9 यानी 5 आंसर। 5 भी है। अंडर रूट में n × n+2 होता फॉर्मूला मैग्नेटिक मूवमेंट का। n की वैल्यू लेनी है 4, तो 4 पुट करोगे तो 4.9 bm आ जाएगा। और उसको 5 मानते हैं नियरेस्ट इंटीजर। टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स इंक्लूडिंग जीरो आइसोमर्स ऑब्टेन्ड ऑन मोनोक्लोरिनेशन ऑफ मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। इसके बहुत क्वेश्चन कराए हुए हैं, सही ना? इसके बहुत क्वेश्चन कराए हुए हैं। मैं एक बार हिंट दे रहा हूँ सिर्फ यहाँ पे जल्दी से। मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, तो एक तो ये आ जाएगा आइसोमर, सुपर CH2Cl आ गया। एक एक बार Cl यहाँ लगा दो। दो, एक बार Cl लगा दो ऑर्थो टाइप की पोजीशन पे। तीन, एक बार मेटा टाइप की, और एक बार पैरा टाइप में। तो ये तो एक ही है, ये भी एक ही है, कोई कार्य सेंटर नहीं है। ये सिस्ट्रांस दोनों का रेसिड्यू मिक्सचर ये चार है। इसमें भी मेटा वाला भी ऐसे ही, सिस्ट्रांस दोनों का रेसिड्यू मिक्सचर चार है। और इसमें सिर्फ सिस्ट्रांस लास्ट वाले पैरा टाइप वाले में दो। चार चार आठ, दो 10, 10 और 11 एक 12 करा रखे ना कितने बच्चों को सही हुआ है? बहुत क्वेश्चन कराए हैं इस टाइप के। किसका सही हुआ है? ये सही होना चाहिए था, इजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, 100 मीटर सॉल्यूशन ऑफ CH3CH2 MgBr ऑन ट्रीटमेंट विद मिथेनॉल। क्या मिलेगा? मिथेनॉल और ग्रीन हाइड्रोजन डालेंगे तो क्या मिल जाएगा? ये भी काम करेगा बेस का, इसका मिथेनॉल का H+ लेगा, आंसर आएगा इथेन। इथेन गैस आ गई। प्रोड्यूस 2.24 मिलीलीटर ऑफ ए गैस, 2.24 मिलीलीटर मिला। वेट ऑफ द गैस प्रोड्यूस इज, तो 22,400 ml है, तो वेट मिथेन 24 और 6 30, 30 ग्राम है वेट। तो 2.24 ml अगर है तो वेट कितना आ जाएगा? 30 इंटू 10⁻⁴, 30 इंटू 10⁻⁴। तो ये हो गया 3 इंटू 10⁻³ यानी 3 मिलीग्राम। आंसर आ जाएगा 3 मिलीग्राम में आंसर आ जाएगा। 10th क्वेश्चन, निशा करना थोड़ा सा। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज आर एग्जांपल्स ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक? अब ये तुम्हें करना पड़ेगा, ये तुम्हें करना पड़ेगा। केमिस्ट्री एंड रियल लाइफ का क्वेश्चन है। ऑफ्लक्सासिन ये है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, यानी बहुत सारी मतलब दिक्कतों को, प्रॉब्लम्स को, बीमारियों को एक साथ खत्म करेगा। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। पेनिसिलिन ये होता है नैरो स्पेक्ट्रम, पहला एंटीबायोटिक डिस्कवर होता है, ये है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, ये नैरो स्पेक्ट्रम है। फिर टर्पेनॉल ये तो अल्फा टर्पिनॉल, ये यूज होता है डिटॉल के अंदर, सही ना? डिटॉल का कंपोजिशन होता है क्लोरोएम्फेनिकोल प्लस अल्फा टर्पिनॉल। तो डिटॉल का है तो ये एंटीसेप्टिक में काउंट होगा। ऐसे ही सल्फेट्रान भी एंटीसेप्टिक वगैरह में काउंट होता है। तो आंसर ये इसका फ्लक्सस ही नहीं आएगा डायरेक्ट। डाउट यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे रहेगा बस, जिससे केमिस्ट्री में डिलेक्ट पर रखा है। नहीं तो यही आंसर है इसका, फ्लक्सासिन। वन आंसर आ जाएगा इसका। समझ आ गया पेपर के नहीं? आज पेपर इजी था। चलो इसको कर लेना एक बार। क्या नाम है? तनिष्का, यस सर। एक बार देखो जरा, तुमने कैलकुलेशन की हुई है ना सारी? यस सर, कर ली थी। एक मिनट बस। देखो, PbNO3 ट्वाइस प्लस NaCl था। PbNO3 ट्वाइस प्लस 2NaCl, ये बनेगा इससे PbCl2 प्लस 2NaNO3, यही है ना? ये कितना 0.1 था यस सर, तनिष्का? 0.1 ये था ये। 0.1, ये हाँ ये 0.1। 0.2 था, दोनों जीरो।
ये हो जाएंगे। ये बनेगा हमारा पॉइंट, कहने को बनेगा कितना, 0.1 है ना। ये 0.1 बनेगा, ये 0.2 बनेगा। सही है। यस सर। अब डेल्टा TF दे रखा है, इसका कितना दे रखा है मिक्सचर का, बताना दे रहा फ्रीजिंग पॉइंट। सर 0.8 आ जाएगा डेल्टा टी एफ। दे रखा है कि नहीं? हाँ दे रखा है। 0.8 है। यस सर। और KF 1.86 होगा। आई इसका 1.8 ही दे 3, रखा है। 1.8 चलो सही है। आई इसका 3, सॉल्युबिलिटी इसकी S प्लस, ये होगा आई इसका 2, और मोलैलिटी इसकी 0.2 है। यहां से S निकाल लो पहले, यहां से S निकालोगे, फिर KSP/4S³ अप्लाई करो PbCl2 के लिए। एक बार से निकाला नहीं आंसर क्या? सर